मैं स्मिता शर्मा हूँ। मेरे इस यूट्यूब स्टेशन पर आपका स्वागत है। और आज बात एक अहम मुद्दे की, क्योंकि असम की अगर हम बात करें तो वहां बाढ़ की वजह से लोग त्राही-त्राही हैं। और याद हो कि बाढ़ की ये स्थिति बनी है, वो भी एक पैंडेमिक के दौर में, कोविड-19 महामारी के दौर में। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें, टेलीविजन चैनल्स को देखें, तो बहुत कम आपको कवरेज नज़र आएँगी। इक्का-दुक्का चैनल्स पर शायद इसकी बाढ़ से रिलेटेड आपको कवरेज इस वक़्त नज़र आए। लेकिन वहाँ की जो स्थिति है वो इस वक़्त काफ़ी भयावह बनी हुई है और इसीलिए इस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मेरे साथ आज इस चर्चा में इस वक़्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राजीव कुमार, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, गुवाहाटी से प्रातः खबर के साथ आप हमारे साथ हैं। गौरव अग्रवाल, आप एनजीओ है समन्वय फाउंडेशन, जो इस वक़्त काफ़ी रिलीफ कार्य में जुड़े हुए हैं, उनके आप फाउंडिंग डायरेक्टर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अरुणाभ साइकिया द स्क्रोल के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, असम को बहुत बारीकी से कवर करते हैं। और साथ ही अमन वदूद, आप वकील हैं और खास करके जो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स वगैरह हैं, उनमें जो केसेस हैं, उनको लेकर आपने बहुत काम किया हुआ है। राजीव, अगर मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत कर सकूं, क्योंकि जो भी अखबारों में पढ़ रही हूँ मैं, वेबसाइट्स पर देख रही हूँ मैं, बहुत अलग-अलग आंकड़े आ रहे हैं कि आखिर कितने लोग दरअसल अपने घर से बेघर हुए हैं, कितने गाँव डूबे हैं। थोड़ा-सा आप अगर हमारे दर्शकों को एक सेंस दे सके कि इस वक़्त हालात क्या है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है? स्मिता जी, पहली बात है, असम में बाढ़ कल ज़्यादा थी, आज कम है, बरसात पर डिपेंड करता है। हुँ, परसों 36 लाख लोग प्रभावित थे। कल असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शाम को जो रिपोर्ट आई, उसमें 28 लाख, माने 36 लाख से कम कर 28 लाख प्रभावितों का आंकड़ा हो गया। हुँ, इसका मतलब है स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। हुँ, जिले भी कम हुए, 26 जिले अभी प्रभावित हैं, पहले ज़्यादा थे। तो हुँ, अभी कल हो सकता है आज फिर बारिश हो तो फिर स्थिति बिगड़ जाए। अरुणाचल और उधर बारिश होने से यहाँ असम की स्थिति और बिगड़ सकती है। हुँ, मौसम विभाग ने कहा है कि 72 घंटे और झमाझम बारिश होगी, तो हो सकता है आने वाले समय में स्थिति बिगड़े, किंतु हुँ, परसों से कल बाढ़ में थोड़ा सुधार हुआ है। आप जी, लगभग देखें तो 8 लाख के करीब कम हुए हैं प्रभावित लोगों की संख्या। हुँ, 26 जिले आ गए और बाढ़ प्रभावित इतने लोग होने के बाद भी राहत शिविरों में बहुत कम लोग हैं। ओके, 649 6 लगभग 650 शिविर स्थापित हैं। हुँ, उनमें लगभग 50,000 लोग रह रहे हैं, बाकी सब लोग घरों में ही रह रहे हैं। असम में बाढ़ हर साल आती है, इसलिए हुँ, कोई इतना लोगों को इतना ये नहीं होता, वो घरों में ही रहते हैं प्रभावित होने के बाद भी। ठीक और है। अभी तो कोरोना का काल है, इसलिए हुँ, लोग कहाँ जाएँ? तो ऐसे ही स्कूल, कॉलेज, कोविड केयर सेंटर बने हुए हैं। लोग अपने को घरों में ही सुरक्षित महसूस करेंगे और प्रशासन 2 चीज़ों से मुकाबला करने के लिए है, एक कोरोना और एक बाढ़। तो बिल्कुल, इसमें ये बाढ़ बाढ़ देखो 2 मोर्चों पर जो है इस वक़्त दोहरी मार है, दोहरी चुनौतियाँ हैं, लोगों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। अरुणाभ, आपकी इस वक़्त असेसमेंट क्या है? कौन से खास करके हमें जो ऊपरी असम है, शायद वहाँ के सबसे ज़्यादा एरियाज़ अफ़ेक्टेड हुए हैं। गुवाहाटी शहर में आपको क्या असर दिख रहा है? जहाँ तक लोगों का सवाल है, मरने वालों की तादाद शायद लास्ट लगभग 70 बताई जा रही थी। जी 70 से थोड़े ज़्यादा होंगे अभी। अ अब मतलब गुवाहाटी में जो बाढ़ आती है, वो एक्चुअली बाढ़ नहीं होते, वो फ्लैश फ्लड्स होते हैं। वो उनका नेचर बहुत अलग होता है रेस्ट ऑफ द स्टेट। अ हुँ, बाढ़ असम में इसलिए आती है क्योंकि मतलब ये बहुत एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर एक प्रॉब्लम को उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हुँ, बाढ़ नहीं आएगी तो असम में कुछ नहीं होगा। मतलब जो असम का जो एलुवियल फार्मलैंड है, जो कि बहुत फर्टाइल है, वो बाढ़ के कारण ही फर्टाइल है। हुँ, प्रॉब्लम बाढ़ ब सदियों से बाढ़ आ रही है असम में। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी मतलब जो बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए जो मतलब बहुत हिस्टोरिकल रीज़न्स है, क्योंकि बाढ़ डिस्ट्रक्टिव कब हो गए। हुँ, Bar itself is not a natural disaster. Floods are a natural occurrence. Are a natural occurrence. They're not a natural disaster as such. But राइट, ये बहुत सारे historical reasons है क्यों तब से flood क्यों इतने destructive हो गए। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे फ्लड कंट्रोल मेजर्स है, वो मतलब लोगों का मानना है कि वो फ्लड कंट्रोल मेजर्स बाढ़ को हेल्प नहीं करती, डजंट रियली प्रिवेंट डैमेज।
जो Okay. सबसे जो गो टू इंजीनियरिंग इंटरवेंशन है वो है एम्बैंकमेंट जो बोलते हैं, एम्बैंकमेंट्स बनाना। लेकिन एम्बैंकमेंट से क्या होता है कि हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ जाता है पानी का, तो उससे एक्चुअली डैमेज ज्यादा होता है। तो बार बेसिकली असम में बड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और मतलब कि द ब्रह्मपुत्र इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट सॉरो फॉर द पीपल ऑफ असम, बट आल्सो द ब्रह्मपुत्र दैट फीड्स द लैंडस्केप ऑफ असम। बिना ब्रह्मपुत्र का the entire landscape of Brahmaputra, Kaziranga for instance, आपने देखे होंगे बहुत visuals, or very heartbreaking visuals of rhinos and animals submerged in water. Around 90% of the park, as much as 90% of the park was submerged in water till last week. But बात ये है कि बिना बार का काजीरंगा नहीं रहेगा, तो बार जरूरी है। तो we have to think of ways जिससे बार का डैमेज जितना हो सके कम, ह्यूमन लाइफ, क्रॉप्स, एनिमल्स जितना कम हो सके। तो वो उसके लिए मतलब आई थिंक दैट इज हाउ यू नीड टू द कवरेज ऑफ फ्लड। बेसिकली बहुत मतलब एक कॉमन कंप्लेंट है लोगों में, जो कि जस्टिफाइड कंप्लेंट है कि नेशनल मीडिया फ्लड्स कवर नहीं करती है। लेकिन फ्लड्स कवर करने के लिए यू हैव टू गो बियॉन्ड मतलब रिलीफ कैंप्स। देयर लार्जेस्ट स्टोरी ऑफ फ्लड्स इन असम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने रेज किया है, और यही मकसद भी है इस कार्यक्रम से कि हमारी जो लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया है, जिसमें लोगों को समझ में नहीं आती है बातें कि आखिर क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, क्या नेचुरल फैक्टर्स हैं, और क्यों ये फ्लड्स हर साल आ रहे हैं, वो हम थोड़ा सा उनको समझा सके। गौरव, आपने भी इस मामले में जो है काफी पढ़ाई वगैरह की है, आपके हम रिलीफ मेजर्स पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले अगर आप भी बता सके, क्योंकि मैं राहुल कर्मकार की हिंदू में रिपोर्ट्स भी देख रही थी, उसमें भी वो कह रहे थे कि जो वीक अर्दन एम्बैंकमेंट्स है, खास करके ब्रह्मपुत्र के आसपास जो बनाई गई हैं, वो भी एक वजह है जिसकी वजह से साल दर साल ये ब्रीचेस ज्यादा हो रहे हैं। आपकी क्या असेसमेंट है जो आपके कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं वहां वाटर एक्सपर्ट्स या सॉइल एक्सपर्ट्स के साथ? तो स्मिता, मैंने इस बारे में स्टडी किया है। जैसे अर्णव ने बताया, फ्लड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लैंडस्केप ऑफ असम, बट ये कब से डिस्ट्रक्टिव हुए? राइट फ्रॉम 1950, आई हैव सम फिगर्स। 1950 से ये डिस्ट्रक्टिव होने चालू हुए। आज माजुली जो है, इट इज 30% लेस देन व्हाट इट वाज। सो माजुली, जिसको हम लोग इतना रिवियर करते हैं एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, वो छोटा होते जा रहा है। इसका डॉक्टर गोस्वामी है फ्रॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। ही इज अ वेरी बिग एक्सपर्ट इन ब्रह्मपुत्र बोर्ड, एंड ही वाज आल्सो I think a consultant in the Brahmaputra board, a central government body under Jal Shakti ministry. तो बुलाल चंद्र गोस्वामी। हाँ, सो डॉक्टर गोस्वामी ने बताया था कि 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्बैंकमेंट्स और जो ड्रेजिंग होता है, जैसे कि सॉइल हम वो जो सिल्ट हम निकालते हैं, इन 2 चीजों पे गवर्नमेंट फोकस करती है। जैसे कि अभी अर्णव ने बताया, एम्बैंकमेंट्स आर नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। सो डॉक्टर गोस्वामी ने अपने पेपर में बताया था कि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो फ्लड प्लेन सिस्टम पे बनाया जा सकता है। जैसे कि यूएस वगैरह में होता है फ्लड्स को टैकल करने के लिए, जहां पे वल्नरेबल एरियाज है वहां पे कुछ एक्टिविटीज बैन कर दी जाए। इसका फ्लड्स का एक और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन दोज एरियाज जहां पे बाढ़ आ रही है। क्योंकि असम हो या फिर चाइना हो, जहां से ये रिवर आती है, फ्लड्स इन तीनों कंट्रीज में लार्जली इम्पैक्ट करता है। सो यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल होना और ह्यूमन एक्टिविटीज पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से नहीं कर पाते हैं। ओके, अमन, इस बात को अगर थोड़ा सा आप भी अगर आगे लेकर जा सके, आज आप जब इन फ्लड्स की मैनेजमेंट देखते हैं, एक तो ये होता है कि भाई फ्लड्स आ गए और उसके बाद सरकार ने कुछ कॉम्पनसेशन या तो अनाउंस कर दिया या कुछ रिलीफ मेजर्स अनाउंस कर दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग पिछली सरकार हो, अभी की सरकार हो, क्या आपको एक पॉलिटिकल विल नजर आता है? क्या कोई बिल है जो लेजिस्लेट करने की कोशिश की गई हो इन द पास्ट टू एड्रेस इन इश्यूज को? देखिए, फ्लड्स का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तो किस तरीके से होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जैसे अरुण ने बताया कि ब्रह्मपुत्र इज अ सॉरो ऑफ असम, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए वो एक बहुत वो एक साइंटिफिक लेवल पे उसको काम करना पड़ेगा। पॉलिटिकल विल की डेफिनेटली जरूरत है।
पर ये जो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से ये हो रहा है, मुझे नहीं पता ये क्या कितना बड़ा रीजन है ये। लेकिन एक 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 मैं आपको इसका एक फैसेट आपको बताता हूँ कि जो बाढ़ आते हैं वो सिर्फ लोगों को घर कुछ दिन के लिए वो सबमर्ज नहीं होते हैं। यहाँ पे एरोशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मोर देन 7% ऑफ द लैंड मास ऑफ असम हैज बीन एरोडेड अवे। माजुली जैसे उन्होंने बताया कि अभी 30% ही है। माजुली के अलावा देयर आर अराउंड 2000 रिवर आइलैंड अक्रॉस द सैम, और ये हर 10-15 साल में इरोड होते रहते हैं और कई और जाके उठते हैं। सिर्फ अंदर ही नहीं, जो मेनलैंड है वहां पे भी जो है वो इरोशन होता रहता है। और सिर्फ ब्रह्मपुत्र नहीं है, बेकी है, आई है, ये सब यहाँ पे इरोशन होता है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो आके मेनलैंड में बैठना शुरू करते हैं, तो इनको कहा जाता है कि ये इंडियन नहीं है। और कभी इनको इनके ऊपर अगर नोटिस आ गया फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल से, तो इनको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है 1966 से। तो एक डॉक्यूमेंट देगा वो जहां पे पहले था, एक डॉक्यूमेंट देगा जो अब रह रहा है। तो ट्राइब्यूनल बोलते हैं कि ये जो पहले वाले जो जगह है और अब की जो जगह है, ये तो एक आदमी नहीं है। उससे क्या होता है, उनको ये दिस पीपल लूज देयर सिटीजनशिप। तो दिस द फ्लड एंड एरोशन इज आल्सो रिलेटेड विद आइडेंटिटी। पीपल नॉट ओनली लूज देयर होम बट आल्सो लूज देयर आइडेंटिटी। ये मुद्दा जो है ये लोग डिस्कस नहीं करते हैं। और मैं आपको और एक मैं बताता हूँ, अभी जो फ्लड रिलीफ का जो काम चल रहा है, जो कि डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स है, जो कि बहुत लोग इरोशन के लिए भी सिटीजनशिप अपना खो चुका है, because there are two document from two places. Now these peoples are not the beneficiary of the PDS system. इनका राशन कार्ड कैंसिल किया जाता है, तो इनके लिए समस्या और ज्यादा है। एक तो फ्लड है, ऊपर से डिक्लेयर्ड फॉरेनर है, और इनको जो है सरकार की तरफ से कोई भी जो सुविधा है वो मुहैया नहीं किया जाता। ओके, तो ये मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। और जैसा आपने कहा कि ये लोगों की आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ भी एक मसला है, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पर अगर हर साल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो निश्चित रूप से इन लोगों के लिए अपने पेपर्स प्रूफ करना, अपनी जमीन प्रूफ करना, ये अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। अरुण, आपसे यहाँ पे ये मैं पूछना चाहूंगी कि इस वक्त गवर्नमेंट की जहां तक ग्राउंड मेजर्स हैं, वो आपको क्या नजर आ रही हैं? क्योंकि एक कोविड के तहत जो है निश्चित रूप से उनको सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है, जैसा राजीव ने कहा कि दोहरे मोर्चे पर काम चल रही है। इस वक्त रिलीफ मेजर्स को लेकर लोगों की रिस्पांस क्या आ रही है? क्या उन्हें वो कह रहे हैं कि सरकार जो मुमकिन हो रहा है वो कर रही है, या देयर इज अ लॉट ऑफ शॉर्टकमिंग्स राइट नाउ? देखिए, जैसे ये राजीव जी ने पहले आपको बोला कि मतलब जो the fraction of people who actually live in relief camps is a sliver of the people who actually have been affected. तो सरकार ने एक प्रोटोकॉल बनाया है, मतलब रिलीफ कैंप्स में सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करने के लिए। बट वी ऑल नो दैट वो प्रैक्टिकल नहीं है, ना सरकार के लिए प्रैक्टिकल है, ना लोगों के लिए प्रैक्टिकल है। वो नहीं है, मतलब लोग रहते हैं। आप अगर रिलीफ कैंप क्या होता है, रिलीफ कैंप बेसिकली एक स्कूल होता है या फिर एक कॉलेज होता है, बट आप अगर रिलीफ कैंप के आसपास जाएंगे तो there are hundreds and hundreds of turbulent tents that people have set up on highlands, just waiting for the water to recede so that they can go back to whatever remains of their home, right? तो ऐसा तो मतलब सरकार कुछ मतलब जैसे मतलब जो what we've been talking about कि unless structural issues address होए, सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सरकार at max रिलीफ कैंप में इंश्योर कर सके कि रिलीफ कैंप में चावल आए, दाल आए। वो कभी नहीं होता है। वो हमारे देश ऐसे चलता है, सबको पता है कि मतलब किसी को मिलेगा चावल, किसी को दाल नहीं, किसी को दाल मिलेगा। तो और ये बरसों से ऐसे चले आ रहा है। मतलब मैंने काफी फ्लड रिपोर्टिंग करी है, तो अब मतलब अपर असम से करी है, लोअर असम से करी है। हर जगह कंप्लेंट सेम है कि कोई एक कैंप में लोग बोलेंगे कि हाँ हमें दाल मिला, एक कैंप में लोग बोलेंगे हमें चावल मिला। तो लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि हमें दाल चावल सब मिला। तो वो ऑब्वियस रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम लीकी है हमारा, दैट इज लाइक एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। हमारा पीडीएस सिस्टम लीकी है। तो मतलब बेसिकली मतलब ये मिटिगेशन मेजर्स नहीं है, ये बेसिकली मतलब आप ये बेसिकली इमीडिएट रिलीफ है। तो ये जितना स्टेट कैपेसिटी है, जितना डिस्ट्रिक्ट कैपेसिटी है, वो हो पाता है, और नहीं होता है ऑब्वियसली जितना होना चाहिए। वो ऑब्वियसली बात है। बट अगेन मैं मतलब at the risk of sounding like a broken tape, मतलब
मतलब ये बहुत सारी लोग बहुत सारी बातें कहते हैं कि मतलब फ्लड क्यों हो रहा है, फ्लड क्यों नहीं हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि मतलब ये जो ब्रह्मपुत्र बोर्ड है जो ये गौरव जी ने बताया, ये ब्रह्मपुत्र बोर्ड 1950 से है। वो ब्रह्मपुत्र बोर्ड नेहरू साहब ने बनाया कि बोला कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होना चाहिए जो रिवर को गवर्न कर पाए। बट प्रॉब्लम ये है ना कि दिल्ली जब बट ब्रह्मपुत्र बोर्ड का हेड ऑफिस गुवाहाटी में ही है, लेकिन इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर वो है। द प्रॉब्लम इज दैट जब ये टॉप डाउन सेंट्रलाइज डिसीजन होते हैं ना, दिल्ली से जब डिसीजन आता है कि बस ये ऐसा करो वैसा करो, तब लोकल कम्युनिटीज के जो नॉलेज है, बिकॉज लोकल कम्युनिटीज हैव बीन, देयर आर riverine communities, all sorts of riverine communities, who lived near the river for centuries now, for centuries, for some for decades, in Assam. तो उनकी जो लोकल नॉलेज है उनको एकदम कंप्लीटली डिसरिगार्ड किया जाता है। और हमारा सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट जब बाढ़ का प्रॉब्लम आया, जो डिब्रूगढ़ में जो 1950s में बाढ़ आया, उसके बाद द गवर्नमेंट सेड कि नहीं, कुछ करना पड़ेगा इसको, यू हैव टू टेम दिस रिवर which is acting like a mad dog. That is, I think, the words that the government document uses. तो उसके लिए क्या बोला गया कि मल्टीपर्पज डैम बनाएंगे हम लोग। मल्टीपर्पज डैम से बिजली भी आएगा, फ्लड कंट्रोल भी होएगा। लेकिन अभी अल्टीमेटली क्या होता है, मल्टीपर्पज डैम से ना बिजली आती है सही से, मतलब और ना कि फ्लड कंट्रोल होता है। इनफैक्ट फ्लड्स और भी खराब होते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे अप्रोचेस है ना, बहुत पीसफुल अप्रोचेस है। ये कि हम एम्बैंकमेंट बनाएंगे, हम एक बड़ा डैम बना लेंगे, क्योंकि चाइना ने बड़ा डैम बनाया है, तो हमें बड़ा डैम बनाना है। या तो नी जर्क है, या तो हम रिएक्टिव हैं, प्रिएम्प्टिव या लॉन्ग टर्म प्लान्स जो है वो नहीं हो रही हैं। बहुत अहम मुद्दों को उठा रहे हैं यहाँ पर। राजीव जी, अगर आप, क्योंकि 30 साल से आप खुद पत्रकारिता में रहे हैं और आप इस राज्यों को समझ रहे हैं, जिन स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहे हैं अरुण आप, उनको लेकर जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, तरुण गोगोई की सरकार इतने सालों तक रही, आज सर्बानंद सोनोवाल की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस को लेकर दिक्कत क्या आ रही है? क्या ये लग रहा है कि उनमें एक्सपर्टीज नहीं है, या सब जो है बस अगले साल तक काम चल जाए, सिर्फ उसी पर फोकस कर रहे हैं? स्मिता जी, बात वही है आप जो कर रही हैं। समय घोषणाएं होती है, उनको अमल नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, बाढ़ जब आई थी उन्होंने विशेषज्ञ कमेटी बनाई और कमेटी रिपोर्ट आई और कुछ नहीं हुआ अभी तक। नितिन गडकरी साहब ने कहा कि हम 1950 में जब बड़ा भूकंप आया था तो ब्रह्मपुत्र का जो तलहटी ऊपर आ गई थी, इसलिए वहाँ पानी की कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए हम उसको ड्रेजर से ये करेंगे, उसको साफ करेंगे ताकि, और दोनों ओर एक्सप्रेस वे बनाएंगे। ये सब घोषणाएं हुई। आज जब चौथा साल चला जाएगा इस सरकार का, सर्बानंद सोनोवाल सरकार का, कुछ नहीं हुआ है। न इस एक्सप्रेस वे का कहीं दिखा हमें, न जो विशेषज्ञ कमेटी नरेंद्र मोदी जी ने बनाई उसका कोई कमेटी ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के बाद अब क्या हुआ, कोई कहीं कुछ पता आता नहीं है। घोषणाएं होती है। आज सुबह भी सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की बाढ़ को लेकर, लेकिन कुछ घोषणाएं अब नहीं होती, क्योंकि कोरोना काल है, शायद नहीं करते, किंतु चुनाव आ रहा है इसलिए घोषणाएं फिर होगी, किंतु होता कुछ नहीं है। हर सरकार आती है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एक तरह से बांध बनाने का जो ये है, उससे कुछ अधिकारियों, राजनेताओं को फायदा होता है। तो आम आदमी तो वो बाढ़ के संकट में फंसा रहता है, उसको कोई लाभ नहीं होता, वो नुकसान झेलता है। और दूसरी बात है, कटाव यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। अब जैसे अमन जी ने कहा कि कटाव के चलते बहुत लोग बेघर होते हैं, उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है। ये सब मुद्दे सुलझते नहीं है। आज वर्षों से देश स्वाधीन हुआ, 1950 से आज तक देखें ये सब चलता आ रहा है। कहीं मैंने अपनी 30 साल की पत्रकारिता में कहीं नहीं देखा कि कोई बाढ़ में बदलाव आ गया है, कोई बाढ़ कम आने लगी है, या इससे हम टूरिज्म में बदल सके हैं, इससे लोगों की लाइवलीहुड बढ़ा सके हैं। ये सब कुछ नहीं होता। यहाँ सिर्फ पैसा आता है, पैसा जेबों में जाता है, करप्शन है एक तरह से देखा जाए। और जो आदमी बाढ़, आज मोरीगांव हो चाहे जहाँ बाढ़ है, वहाँ लोग अपना सामान खोते हैं, अपनी जमीन खोते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब तो कोरोना काल है, तो जैसे अरुणाभ ने कहा कि वो सामान भी पूरी तरह नहीं पहुंचेगा, खाने पीने का भी, तो वो संकट में रहेगा। तो आम आदमी की बात राजनेता अपनी घोषणाओं में समेट कर रह जाते हैं। इलेक्शन आएगा, वादे बड़े बड़े होंगे, कुछ नहीं होता। बाढ़ वैसे ही चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी।
बहुत अफसोसनाक बात है कि आप जुमलेबाजी और राजनीति से जो है ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, एक ऐसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिसने लाखों लोगों को हर साल इस तरीके से मजबूर करके रखा हुआ है। गौरव, अगर थोड़ा सा मैं आपसे जान सकूं, क्योंकि समन्वय फाउंडेशन इस वक्त काफी रिलीफ मेजर्स वगैरह में भी जूझ रहा है। कोरोना काल में आपके वहां गुवाहाटी में इनफैक्ट लॉकडाउन भी चल रहा था, कल से शायद वापस से अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये लॉकडाउन के दौरान रिलीफ मेजर्स पहुंचाने में आप लोगों को एज एन एनजीओ, एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या दिक्कतें हो रही हैं, और क्या अपील करना चाहेंगे आप उन लोगों से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि कैसे वो असम को इस वक्त जो है मदद कर सकते हैं? हाँ स्मिता जी, मैं अपने पॉइंट्स को दो पार्ट में रखना चाहूंगा। पहला पार्ट ये कि अरुणव सर ने या राजीव कुमार सर ने अभी मेंशन किया अबाउट गवर्नमेंट कैपेसिटी, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही है। बट हम देखते हैं भारत के अन्य पार्ट्स में, जैसे कि उत्तराखंड के में फ्लड्स आया, केरला में फ्लड्स आया, गवर्नमेंट के एक्शंस के अलावा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल इन जनरल दे हैव पार्टिसिपेटेड अ लॉट। आसाम में हम लोग येट टू सी सच ए मूवमेंट, मतलब फ्लड्स इतने सालों से आ रहे हैं बट ऐसा लार्ज स्केल एक पीपल्स मूवमेंट हम लोग नहीं देख पा रहे। फ्लड रिलीफ में बोल लो आप, या लॉन्ग टर्म मेजर्स में बोल लो, हाउ एज स्टार्टअप्स में बोल लो, कैसे वो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस प्रोवाइड कर पाए, आई मीन हाइड्रोलॉजिकल डेटा का कैसे कलेक्शन किया जाए, इस बारे में हम लोग सोचते नहीं है। बिकॉज आई थिंक ये टायरनी ऑफ डिस्टेंस हो जाता है अगेन, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसे कॉर्नर में है जहाँ सबकी नजर नहीं पहुंच पाती। सो आई थिंक हम लोग समन्वय फाउंडेशन, rather than blaming the government or doing, we think कि हम लोग कुछ contribute करें। I mean not just समन्वय organization, समन्वय फाउंडेशन, there are many other organizations जो छोटे छोटे तबकों में काम कर रही है। अच्छा। हमारा मकसद ये है कि हम इस बार एफर्ट्स को कोलैबोरेट करें ताकि एक बड़ा एफर्ट आ पाए। तो हम अभी बेसिकली 2 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, बरपेटा और मोरीगांव में। सो बरपेटा में आप जानते होंगे कि मैक्सिमम लोग अफेक्टेड हैं, 5.44 लाख पीपल। ये फिगर्स हमने वहां से लिया है फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और इन मोरीगांव द सिचुएशन इज इवन वर्स। मतलब मोरीगांव में द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड कम है, बट द वल्नरेबिलिटी वहां पे बहुत ज्यादा है। सो हम लोग जैसे कोविड सिचुएशन आपने बताया अभी है, काफी डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब वॉलंटियर्स का, मतलब वॉलंटियर्स को मनाना कि आओ हमारे साथ चलो। सो I think logistical permissions and everything we have sorted out. हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बरपेटा की, मोरीगांव की, वो लोग हेल्प कर रहे हैं। We have been in touch, हमारी टीम वहाँ पे टच में है। So what we are doing is हम दो तरीके से इस चीज का केयर ले रहे हैं कि कोविड स्प्रेड ना हो। एक तो विद इन आवर ओन वॉलंटियर्स, एक हम जो रिलीफ कैंप में या जो बाकी कैंप्स जो रास्ते में जो कैंप्स बने हुए हैं उनमें हम जो जाएंगे, वहां पे हम लोग कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश करें। तो हमारे वॉलंटियर्स को हमने ऑल सेफ्टी गियर्स प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि N95 मास्क से लेके ग्लव्स, प्राइवेट व्हीकल्स, हम लोग वो सब कुछ टेक केयर करेंगे, क्योंकि हमारे वॉलंटियर्स हमारी शक्ति है, हम उनके बिना जा नहीं सकते। हम लोगों का टारगेट जो रिलीफ कैंप में होगा वो बहुत इस बार सॉर्टेड है। वी आर टारगेटिंग प्रेग्नेंट वुमेन, उनको हेल्प करना चाहते हैं हम लोग विमेन, चिल्ड्रन और एल्डरली, इनको हेल्प करना चाहते हैं। सो जैसे कि हमारी जो किट है उसमें हम लोग मॉस्किटो कॉइल, सैनिटरी नैपकिन्स, बेबी फूड, सैनिटाइजर्स, मास्क, ये सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि चावल एंड एवरीथिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बोला कि वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं राशन। तो हम लोग उस चीज में नहीं जा रहे हैं, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ताकि ना हो। वहीं जहाँ प्रेग्नेंट वुमेन, जिस कैंप में प्रेग्नेंट वुमेन रहेंगी, हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम लोग मच्छरदानी, जो मॉस्किटो नेट है, वो प्रोवाइड करें, क्योंकि उस मॉस्किटो नेट से बहुत सारी बाकी बीमारियों में उनको हेल्प होता है। कि मतलब बारिश की वजह से डेंगू, मलेरिया जैसी भी जो तमाम दिक्कतें हैं वो भी शुरू हो जाती हैं। लोगों को भी मैं चाहूंगी कि आप समन्वय फाउंडेशन के वेबसाइट पर भी जाकर आप उनकी मदद कर सकते हैं, आप दूसरे एनजीओ के साथ भी हाथ मिला सकते हैं जो लोग वहाँ युक्त हैं। नितेश कुमार हमारे एक व्यूअर हैं, वो हमें कह रहे हैं कि फ्लड हर साल लगातार आ रहा है असम बिहार में, ये नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन का डिजास्टर है, और माजुली द्वीप शायद विलुप्त ही हो जाएगा कुछ सालों में। नितेश, इस बात पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ये एक सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये एक आपदा इसलिए भी है क्योंकि सरकारें जो है इसका समाधान नहीं ढूंढ पा रही है। मीर अमीना हमसे पूछ रही है कि फ्लड्स की वजह से असम में स्टूडेंट्स के एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और ये अगर एक सालाना एक अफेयर है, क्या इस पर आप थोड़ा सा कुछ कह सकेंगे कि एक तरफ कोविड, दूसरी तरफ फ्लड्स, खास करके जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनके पास से आप क्या फीडबैक सुन रहे हैं? तो लो लाइंग जो एरियाज है वहां पे बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लो लाइंग एरियाज में
आपको स्कूल तक पहुंचने पे जो भी डिस्टेंस होते हैं वो सब सबमर्ज्ड है। तो जब भी फ्लड्स आते हैं, स्कूल भी पानी के नीचे होते हैं, रास्ता भी नीचे होते हैं। और ये जो आपका जो रिवर आइलैंड्स है, जहाँ पे अराउंड 20 लाख लोग रहते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा समस्या होते हैं। और लिटरेसी रेट वहाँ पे अराउंड ओनली 15% है, ये जो 20-25 लाख लोग हैं। क्योंकि एवरी 5-6 ईयर जो स्कूल जो है वो चले जाते हैं, वो कटाव की वजह से वो चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आई थिंक इसको जो सोल्यूशन है, एक तो आपका जो नदी के अंदर जो रिवर आइलैंड्स है उसको आप बंद नहीं कर सकते हो, वो तो एवरी 15-20 ईयर्स वो चला जाएगा, 10-15 ईयर चला जाएगा। लेकिन जो मेनलैंड जो है, वहां पे जो एम्बैंकमेंट कभी कभार टूट जाता है, उसको सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। नितिन गडकरी जी ने बोला था कि दोनों तरफ से एक्सप्रेसवे होगा, जो दो नदी के जो दोनों जो एम्बैंकमेंट है वो एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। शायद अगर वो होता, उससे अच्छा प्रोटेक्शन आता। लेकिन वो भी साइंटिफिक तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि ये इट्स ए टू एजेड सॉर्ड जो एम्बैंकमेंट होता है। तो डेफिनेटली हर जगह पे स्टूडेंट कम्युनिटी जो है, एक लो लाइंग एरिया पे और एक रिवर आइलैंड्स पे ज्यादा अफेक्टेड है। राइट। तो फाइनल कमेंट्स मैं आप सबसे लेना चाहूंगी, अगर आपसे अमन मैं पूछ सकूं, जहां तक डिटेंशन सेंटर्स का मसला है और जो हमने देखा है कि अपने आप में एक वो कॉम्प्लेक्स इशू है, कोविड में इस वक्त तमाम जगहों पर जो है चर्चाएं चल रही हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो, सिविलियन प्रिजनर्स हो, उनको रिलीज करना चाहिए जेलों के अंदर ताकि वो कोविड के केसेस ना हो। और इस बीच फ्लड्स की इस वरी के बीच में क्या प्रिजनर्स को लेकर, खास करके जो लोग अपनी आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं होने की वजह से आज डिटेंशन सेंटर्स में हैं, क्या उनको लेकर कोई सोच है इस वक्त सरकार के बीच में? देखिए, सरकार की तो ऐसे कोई खास सोच नहीं थी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो पिटीशन लिया था, जहां पर उन्होंने बोला था कि इन द वेक ऑफ द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 सारे प्रिजन को डीकंजेस्ट किया जाए, जो कि अंडर ट्रायल है, जिनकी सजा 7 साल से नीचे है, इनको बाहर किया जाए, इनको रिलीज किया जाए। तो वहां पर डिटेंशन सेंटर का नाम नहीं था। तो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जस्टिस एंड लिबर्टी इनिशिएटिव, हमने सुप्रीम कोर्ट गया, हमने सुप्रीम कोर्ट को ये अर्जी किया कि जो डिटेनीज है उनको रिलीज किया जाए। तब 802 डिटेनीज थे 6 डिटेंशन सेंटर में। और ये डिटेंशन सेंटर बहुत ही क्राउडेड जगह थे, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आउटब्रेक हो जाए और हॉटस्पॉट बन जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले जो एक आउटर लिमिटेशन पीरियड था कि जब 3 साल के बाद आपको रिलीज किया जाएगा, तो वो कम करके 2 साल कर दिया। और जो फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी था वो 1 लाख था, 2 सिक्योरिटी, उसको फाइनेंशियल बॉन्ड को जो है वो 5,000 कर दिया। उसके बाद 350 लोग अभी बाहर है डिटेंशन सेंटर के। तो ये आई थिंक क्रेडिट जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सब्सिक्वेंटली सो मोटो पिटीशन किया, उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते के अंदर सब लोगों को रिलीज करना चाहिए जो कि एलिजिबल है। और सब्सिक्वेंटली अभी लोग रिलीज हो रहा है। लेकिन अभी इनका क्या कंडीशन है, ये बाहर आके क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, वो एक अलग समस्या है। अगर वो डिस्कस करें तो बहुत टाइम लग जाएंगे। अरुणाब, ब्रीफली अगर आप बता सकें कि इस वक्त हम बाढ़ की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन कोविड मैनेजमेंट को लेकर जो है इस वक्त स्टेट के अंदर जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, टेस्टिंग के हो या क्वारंटाइन सेंटर्स को हो, उस पर फीडबैक क्या है? आप जानते होंगे कि मतलब अभी तो वी गोइंग थ्रू व्हाट इज पॉसिबली द पीक, मतलब काफी काफी खराब स्थिति है पर्टिकुलरली गुवाहाटी शहर में। दिन का 600-700 केस आ रहा है। प्रशासन का कहना है कि वो इतने केसेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग नंबर्स काफी हाई है, जो कि आई गेस टू अ सर्टेन एक्सटेंट जस्टिफाइड है। बट आई थिंक ऐसा कोई यूनिक प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब असम में। व्हाट प्लेग्स द रेस्ट ऑफ द कंट्री प्लेग्स असम टू, मतलब contact tracing has almost completely been abandoned because there are so many cases, and that happened. We saw that happening in Delhi. We've seen that happening in Hyderabad and Bombay. So I think मतलब COVID wise तो I suppose पूरे देश का ही पूरे देश का ही response fairly uniform है, and obviously much is there is much to be done, but I think जो देश ने किया है उतना मतलब Assam is also I suppose done as much as the rest of the country has done. So I don't think COVID में मतलब there's anything that stands out in terms of Assam as such, except for the fact that because the number of cases probably should have been low, मतलब क्योंकि हमारा the number of people who come in is much less than what people would enter Bihar. So मतलब ये थोड़ा I think सरकार
सरकार से the government failed somewhere to Right. contain, तो मतलब वो होना नहीं चाहिए था, मतलब I think the government should have done a better job definitely, मतलब Okay. yeah. राजीव जी, आपसे अंतिम सवाल लेना चाहूंगी। जो एम्बैंकमेंट का आपने जिक्र किया कि नितिन गडकरी अनाउंस करके चले जाते हैं, क्या वजह है कि वो बन नहीं पा रहा है? क्या आपको कोई उम्मीद है कि आज हम बात कर रहे हैं इस बाढ़ पर, अगले साल के अंदर कोई बदलाव नजर आएगा? मित्रा जी, बदलाव नजर नहीं आएगा। ये सब राजनीतिक घोषणाएं हैं। जिस जिस ब्रह्मपुत्र के दोनों ओर एक्सप्रेसवे बनाने के लिए जितनी रकम की जरूरत थी, वो आएगी कहाँ से, कैसे होगा, उसका कुछ नहीं है। घोषणाएं नितिन गडकरी काम करते हैं, मैं नहीं कहता कि काम नहीं करते, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किंतु इस मसले पर वो कैसे उन्होंने घोषणाएं की और कुछ नहीं हुआ, अभी तक एक कदम आगे नहीं बढ़ा गया इसमें। और ब्रह्मपुत्र को खोदने की जो प्रक्रिया थी उसको भी कोई पिकअप नहीं देखा गया, उसमें कुछ भी नहीं हुआ कहा जाए तो इस तरह की घोषणाएं हुई नितिन गडकरी की, यहाँ इस तरह की घोषणाएं हुई, असम सरकार ने बड़ा प्रचार किया कि कुछ नहीं हुआ। मैंने आप अर्नब से कोविड के बारे में पूछ रही थी, कोविड का जो हाल है यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया असली बात दिखा ही नहीं रहा है। खूब बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों इससे, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कहते हैं कि निगेटिव रिपोर्ट वेबसाइट पे दिखाने के बाद उन्हें पॉजिटिव कर अंदर डाल दिया जाता है, खाने का सामान नहीं पहुंचता जो क्वारंटाइन में रहते हैं, जो थोड़ी देर पहले अर्नब ने कहा। तो इस तरह यहाँ जो कोविड को लेकर एक मजाक बन गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा घोषणा कर देते हैं और सब बर्दाश्त कर जाते हैं कि कोविड का इलाज कहीं फ्री नहीं होता, हम कर रहे हैं, असम कर रहा है। जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, मैंने खुद इंटरव्यू देखा है कि कोविड का टेस्ट फ्री होता है। वो अपने प्रधान सचिव को पास में बैठाकर बोल देते हैं कि 4,500 रुपया लगता है, देश के किसी भी हिस्से में चले जाओ टेस्ट कर, हम फ्री कर रहे हैं। तो पत्रकार बर्दाश्त कर जाते हैं सब सुनकर। मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों इस तरह वो जो कुछ बोल रहे हैं, मैंने कोविड का तो हाल यहाँ बेहाल करके रख दिया। पॉजिटिव निगेटिव होता है, निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, पता ही नहीं चलता टेस्ट में। ये बहुत ही जो है अनफॉर्चुनेट भी है और बहुत चिंताजनक भी है। इस पॉइंट को फ्लैग करने के लिए शुक्रिया। फाइनली गौरव, आपसे मैं आखिरी कमेंट्स चाहूंगी कि जो लोग अगर सामान वगैरह इस वक्त देना चाह रहे हो रिलीफ मेजर्स के लिए, कौन से ऐसे सामान हैं जो लोग डोनेट कर सकते हैं? थोड़ा सा ब्रीफली अगर आप उन्हें बता सकें। हाँ स्मिता, थैंक यू। आई थिंक अगर कोई भी हमें हेल्प करना चाहे असम फ्लड्स में, सो मॉस्किटो नेट्स, सैनिटरी नैपकिन्स, बेबी फूड, सोप, सैनिटाइजर्स एंड मास्क, ये इन चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये चीज अभी की नीड ऑफ द आवर है। राशन एंड चावल ये बहुत लोग प्रोवाइड करते हैं, अगर बट कोई करना चाहे तो वो भी हम लोग पहुंचवा सकते हैं वहां तक। सो इन चीजों पे अगर कोई हेल्प करना चाहे तो जू रोड में हमारा ड्रॉप ऑफ पॉइंट है इन गुवाहाटी, सो हम वहाँ पे कलेक्शन कर लेंगे। हमारे फेसबुक पेज समन्वय फाउंडेशन पे आप विजिट करके उन चीजों का मतलब इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। एंड फाइनली मैं बोलना चाहूंगा स्मिता जी, थैंक्स अ लॉट फॉर हाईलाइटिंग दिस। आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर हाईलाइट, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है आसाम के फ्लड्स को हाईलाइट करने की। और मैं चाहूंगा कि जो यंगस्टर्स हैं जिनके पास टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो लोग आए, नासा या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करें, ऐसे टूल्स बनाएं कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है, क्योंकि ये सब चीजें जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की, ये एक दिन में ठीक नहीं होने वाला। इट विल टेक टाइम, अराउंड 10 to 15 years। सो इन 15 years में अगर नेक्स्ट 2-3 years में हम एक ऐसी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे टूल्स प्रोवाइड कर पाए जिससे उनको रियल टाइम डेटा मिले, वो उन चीजों पे एक्ट कर पाए। सो इफ वी कैन हेल्प द गवर्नमेंट in any way, I think young minds should come, they should access, I think they can contact us also, we are also working on some technological tools ताकि हम लोग next year में government को help कर पाए। That's all from my side। सबको एक सकारात्मक भूमिका भी जो है निभाने की जरूरत है ओर से। और अभिजीत रॉय यहाँ कह रहे हैं कि it's high time the proper relief measures be taken and authority should make a proper plan to overcome this pandemic। अभिजीत, कोशिश यही थी कि इस चर्चा के जरिए हम सिर्फ जो सुर्खियां बनकर आ जाती हैं कि एक तरफ ठीक है बाढ़ की समस्या है, उसकी तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन बाढ़ की वजह क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसको समझना बेहद जरूरी है। उसको नहीं समझेंगे हम देश भर के लोग तो फिर इन इश्यूज को कभी भी जो है संबोधित नहीं किया जा सकेगा, इनका समाधान हम नहीं ढूंढ पाएंगे। फिलहाल आप सभी जो हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, आपका बहुत शुक्रिया। आप ट्विटर पर मेरे साथ स्मिता_शर्मा पे एंगेज कर सकते हैं। राजीव कुमार, गौरव अग्रवाल, अमन वदूद, अरुणाभ साइकिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।